हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। ये लाइनें आप लोगों ने सुनकर पढ़कर आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग गालिब के बारे में बात करने वाले हैं। मिर्ज़ा गालिब की बात कर रहा हूँ। तो आज इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखेंगे और आप लोग इन्हें अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और मिर्ज़ा गालिब की अगर हम लोग जन्म की बात करें और पारिवारिक बैकग्राउंड इनका देखें तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान था और ये आगरा के काला महल में 27 दिसंबर 1797 को इनका जन्म हुआ था। वो तुर्कों के वंशज थे और जो सेलजुक राजाओं के पतन के बाद समरकंद उज्बेकिस्तान में चले गए थे। गालिब के दादा वहां से भारत के आगरा शहर आ जाते हैं और उस दौरान आगरा को अकराबाद के नाम से भी जाना जाता था और इसी आगरा में उनका परिवार बस जाता है। और गालिब के पिता का नाम मिर्जा अब्दुल्ला खान था और माता का नाम इज्जत उन्नीसा बेगम था। माँ भारतीय कश्मीरी मूल से ताल्लुक़ रखती थी और इस तरह गालिब पिता की तरफ से तुर्की और माता की तरफ से कश्मीरी थे। और उनका असली नाम आपको बताया कि मिर्जा मिर्जा असद उल्लाह खान था। गालिब की उम्र जब 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता की डेथ एक युद्ध में हो जाती है, यानी कि उनके पिता की मौत एक युद्ध के दौरान हो जाती है। इसके बाद उनके चाचा नसरुल्लाह बेग ने गालिब को देखभाल की जिम्मेदारी ली, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी भी मौत हो जाती है, उनके चाचा की भी। इसके बाद बड़ी मुश्किलों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। और मिर्ज़ा गालिब की अगर शिक्षा की बात करें तो गालिब ने कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। वो कभी मदरसा भी नहीं गए और मुल्ला अब्दुल समद उनके शिक्षक थे और जिनसे उन्होंने अरबी भाषा, अरबी फारसी और दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली। और इनकी अरबी भाषी और दूसरी भाषाओं में इतनी पकड़ थी कि इन्होंने पढ़ाने वाले भी इनके कायल हो गए थे और इन्होंने 11 साल की उम्र से शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। और मिर्ज़ा गालिब की शायरी आज भी आप देखिएगा कितनी चर्चा में रहती है, लोग सुनते रहते हैं। जब भी कोई बात अपनी कहनी होती है तो इनकी शायरियों का सहारा लेते हैं। शाही परिवार और परिवार की बात करें, इनकी शादी और परिवार की, तो गालिब की शादी 13 साल की उम्र में ही लोहारू और झिरका के पहले नवाब की भतीजी उमराव बेगम से हो जाती है। और पहले आप देखते थे कि बाल विवाह होता थे, तो आप कह सकते हैं कि गालिब का भी बाल विवाह भी हुआ था। उमराव बेगम धार्मिक महिला थी और 13 वर्ष की उम्र में शादी के बाद दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में उनका घर पुरानी दिल्ली के गालिब की हवेली में रहता था। इसी लोहारू के नवाब की बहन ने दिया था इन्हें और गालिब के 7 बच्चे हुए थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि सभी 7 बच्चों में से कोई भी जीवित नहीं रहा। और पहले आप देखिए कि अधिक बच्चे करने का एक ये भी कारण रहता था, बहुत सारी महामारी आती थी और आप देखते थे कि एक तरह से पूरे बच्चों को लेकर चली जाती थी। बाद में गालिब ने अपनी पत्नी के भतीजे आरिफ को गोद लिया और जिनकी मृत्यु भी जल्द ही लगभग 36 वर्ष की आयु में हो गई थी। और गालिब की गिनती शहरों के अमीर लोगों में होने लगी थी। गालिब की कोई निश्चित नौकरी या व्यवसाय भी नहीं था, लेकिन उनका जीवन अनुदान, चाचा की पेंशन और अपने ससुराल वालों की आर्थिक सहायता पर चलता था। उनके ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। नियमित आय ना होने के बावजूद उन्हें विलासिता से पूर्ण जीवन जीने का शौक था। उन्हें महंगी शराब पीने का भी शौक था और इसके लिए उनके घर में कल्लू नामक नौकर था जो शराब और गुलाब जल का उचित मिश्रण बनाकर पीने के कई घंटे पहले उसे मिट्टी में गाड़ देता था। और इसके साथ ही उन्हें अच्छे खाने और महंगी चीज़ों का भी शौक था। कहा जाता है कि मौत से गालिब को डर नहीं लगता था, बल्कि इस बात से डरते थे कि कहीं इस विलासिता वाली चीज़ों की कमी ना पड़ जाए। और वे दिल्ली में जब थे तब उस दौरान अकबर शायद द्वितीय का शासन हुआ करता था, मुगल शासकों की बात कर रहा हूँ। उसी दौरान 19 साल की उम्र में गालिब की कविताएं शहर में बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी और इसके बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण दरबारी का स्थान भी हासिल किया। और 1850 में बहादुर शाह जफर ने उन्हें दवीर उल मुल्क और जल नज्म उद दौला और मिर्जा निसा का उपाधि दी थी इन्हें, यानी कि उपनाम आप लोग कह सकते हैं। उन्हें बहादुर शाह जफर के बेटे फखरुद्दीन मिर्जा के कवि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वह लगभग 50 वर्षों तक दिल्ली में रहे। उन्होंने कवि
खुद का घर भी नहीं बनाया, वह रिश्तेदारों द्वारा ये दिए गए घरों में रहते थे। ये आप देखिए कि एक गालिब ने कहा था, मैं आधा मुसलमान हूँ क्योंकि शराब पीता हूँ। किसने कहा था? मिर्जा गालिब ने। गालिब को पहली बार 1857 के विद्रोह के बाद गिरफ्तार किया गया था और उस समय कई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जब कर्नल ब्रोन के सामने पेश किया गया तो उनसे पूछा गया क्या आप मुसलमान हैं, तो उनका ये जवाब था कि मैं आधा मुसलमान हूँ क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन सुअर का मांस नहीं खाता हूँ। और वे विनोद प्रिय व्यक्ति थे और 1841 में उनकी गिरफ्तारी जुए के आरोप में हुई थी और जिसमें उन्हें 6 महीने की कैद के साथ जुर्माना भी लगाया गया था। मुस्लिम धर्म में आप देखते हैं कि शराब को और जो सुअर होता है उसके मांस को नहीं खाया जाता है, यानी कि गलत माना जाता है। मानवीय और संवेदना और स्वाभिमान। तो गालिब की कविताओं में इतनी गहराई होती थी कि उनका आकलन करना आसान नहीं था और उनकी कविताओं में मनुष्य के भाग्य विरोधाभास होने के साथ साथ खुद के अनुभव, गहरे कष्टों और जीवन के संघर्ष दिखाई देता है। और कविताओं में द्वंद्वात्मक स्पर्श और मानवीय संवेदनाएं भी आपको दिखाई देंगी। अभी भी आप इनकी कविताएं पढ़िए, शायरी पढ़िए, जिन्हें उन परिस्थितियों से समझा जा सकता है। बस दुश्मन है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मतलब जिस तरह छोटा सा काम भी आसानी से नहीं हो पाता, वैसे ही एक आदमी के लिए आदमी होना मुश्किल है। मिर्जा गालिब के स्वाभिमान को समझना है तो इस बात से बेहतर समझा जा सकता है। दरअसल एक बार दिल्ली कॉलेज को फारसी प्रोफेसर की जरूरत थी और ब्रिटिश सचिव थॉमसन ने मोमिन को नौकरी की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने गालिब का नाम सुझाया। प्रोटोकॉल की वजह से थॉमसन गालिब को लेने नहीं गए और दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। और बस यही बात थी कि ऐसी थी कि गालिब को ठेस लग गया उनके स्वाभिमान को और वो कॉलेज तक तो पहुंचे, लेकिन उसमें प्रवेश किए बिना ही वो वापस लौट गए थे। तो अपने अपने स्वाभिमानी होते हैं लोग। गालिब के अध्यात्म और दर्शन की बात करें तो गालिब कर्मकांडी नहीं थे और वे आध्यात्मिक और स्वघोषित सूफी थे। यह उनके उदाहरण में साफ दिखाई भी देता है। सैयद महमूद की पुस्तक प्यारी दिल्ली एक मुगल शहर में लिखा है कि गालिब एक महान दार्शनिक थे जो समय संस्कृत और भौगोलिक क्षेत्रों से परे हैं। वो लिखते हैं कि गालिब एक अध्यात्मवादी थे। अपनी शायरी में वह पहले भगवान की उपस्थिति का जश्न मनाते हैं और फिर तुरंत इसके खिलाफ भी हो जाते हैं। सभी प्रतिभाओं की तरह गालिब भी एक रहस्य की तरह हैं। साहित्यिक आलोचक अब्दुल गनी के अनुसार गालिब हमेशा रहस्यमय मामलों के बारे में बात करते थे और गालिब के बारे में कहा जाता है कि वो महान कवि के अलावा असाधारण लेखक भी थे। उनके लिखे पत्र पहली बार 1868 में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद 1869 में उर्दू मुअल्ला द्वारा और फिर 1949 में ओड जिंदगी द्वारा उनके लिखे पत्र प्रकाशित किए गए थे। मुगलों और अंग्रेजों के प्रभाव की बात करें तो गालिब मुगलों और अंग्रेजों पर अनुदान और पेंशन के लिए निर्भर थे। एक बार उन्होंने पेंशन के लिए कोलकाता की लंबी यात्रा भी की थी। वह जानते थे कि उन्हें नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन वे चापलूसी से बहुत दूर थे। उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों दोनों की प्रशंसा में कई तमाशे भी लिखे और उन्होंने बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी बात भी की थी। और उनकी कविताएं क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे जैसे शब्दों से भरी हुई है, जो धर्म और पारंपरिक संरचना से संबंधित सवाल का प्रतीक भी है। साल 1828 में अपने शिष्य हरगोपाल तप्ता को लिखे पत्र में भी लिखते हैं, कृपया सत्य और सही पर विचार ना करें, जो बड़ों ने लिखा है पुराने जमाने में भी मूर्ख होते थे। गालिब ने अपनी जिंदगी में कभी किताबें नहीं खरीदी और जबकि वह सारी जिंदगी लिखने पढ़ने का काम करते रहे। पढ़ने के लिए वह किताबें उस समय के चलते फिरते पुस्तकालय से उधार लेते थे। तो ऐसे थे मिर्जा गालिब। इनकी अगर हम लोग मौत की बात करें तो 15 फरवरी 1869 में हुई थी, जब वो 71 वर्ष के थे। दिल्ली के अपने आखिरी निवास गालिब की हवेली में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। गालिब की हवेली, जो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक बल्लीमारान की गली के कासिम जान में एक प्राचीन जर्जर इमारत के रूप में है। मुगल युग के अंतिम महान कवि की कहानी उनकी मौत के 150 साल बाद भी जिंदा है। आज भी आप लोग पढ़ते रहते हैं। गालिब की हवेली जो 300 साल पुरानी है, इसे भारतीय पुरातत्व सोसाइटी द्वारा संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है और जिनमें उनकी हाथी दांत की मूर्ति और किताबें, दोहे, कपड़े, तस्वीरें, हुक्का का आनंद लेने वाले कवि की आदम कद कृति शामिल है।
कवि और गीतकार गुलजार सिंह ने मिर्जा गालिब नामक सीरियल भी बनाया। इसके अलावा गालिब पर फिल्म नाटक भी बन चुके हैं। गालिब को लोहारू के नवाब के पारिवारिक कब्रिस्तान में निजामुद्दीन बस्ती में दफन किया गया था और उनकी पत्नी जिनका निधन ठीक उनके निधन की 1 वर्ष बाद 15 फरवरी को हो गया था। 1 साल बाद उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। उनकी पत्नी को भी मिर्जा गालिब की कब्र के ठीक पास दफनाया गया है और उनसे कुछ मीटर की दूरी पर 13वीं सदी के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी आप लोग देखेंगे, जिस पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके पास ही अमीर खुसरो की कब्र है। गालिब के प्रशंसक उन्हें दूर दूर से श्रद्धांजलि देने भी यहाँ आते हैं और गालिब चाहते थे कि पृथ्वी पर उनकी कब्र कहीं भी ना हो। इस बारे में उन्होंने लिखा भी था, हुए मार के हम जो रुसा, हुए क्यों ना घर ए दरिया, ना कभी जनाजा उठा ना कहीं मजार होता। यानी वो कहना चाहते थे कि ना कभी अंतिम संस्कार हो ना ही कब्र बनाना। इन पर कुछ मूवी आपको बताया। मिर्जा गालिब पर 1954 में फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम मिर्जा गालिब ही था। इस फिल्म में मिर्जा गालिब का किरदार भारत भूषण ने निभाया था और सौरभ मोदी ने डायरेक्ट की थी ये। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। पाकिस्तान में भी मिर्जा गालिब पर एक फिल्म 1961 में बनाई जा चुकी है। साल 1988 में टेलीविजन पर गुलजार का बनाया गया टीवी सीरियल मिर्जा गालिब काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इस शो में मिर्जा गालिब का किरदार नसीरुद्दीन शाह द्वारा निभाया गया था। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं कि मिर्जा गालिब की है और इस तरह के व्यक्ति के बारे में मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए जब इतना चर्चा में रहता है। आज भी आप देखिए शायरी डोलती फिरती रहती हैं, चर्चा में रहती हैं, वायरल होती रहती है। ठीक है, और भी किसी के बारे में जानना हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। ठीक।